और आज देश भर की नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के सभी प्रतिनिधिगण यहां आए हैं। आप सबको मिलकर मन में खूब खूब हर्ष की प्रसन्नता का भाव पैदा होता है। आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, हमारा देश बहुत पुराना सहकारिता आंदोलन का साक्षी रहा है। सहकारिता कानून में ढली इसके पहले हमारे देश में सहकारिता का भाव हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। और एक प्रकार से कहे कि सहकारिता को कानून में ढलते हुए भी लगभग 125 साल हो गए। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, कई सारे राज्यों ने इसमें पायोनियर का काम किया और देश भर में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने का काम आजादी के पहले ही भी हुआ। परंतु आजादी के बाद धीरे धीरे एक प्रकार से जैसे इकोनॉमी पॉलिसियां बदलती गई, सहकारिता आंदोलन में जरूरी बदलाव भी नहीं किए गए, कानूनों में जरूरी बदलाव नहीं किए। धीरे धीरे एक प्रकार से सहकारिता आंदोलन पूरे देश में जो सिमेट्रिक तरीके से डेवलप था वो कुछ राज्यों तक सीमित रह गया और उसमें भी मंद गति से विकास होता था या स्थगितता आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। 1947 से एक मांग हमेशा सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की रही कि एक अलग सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में हो। 1947 से अब तक 2 साल पहले सहकारिता मंत्रालय एक कृषि मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी में सीमित रहकर रह गया था। उसको केवल राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया गया था। और राज्य सरकार के भरोसे छोड़ने के बाद राज्य सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया, मगर इसके लिए राष्ट्रीय स्तर से इसकी वैश्विक स्पर्धाओं के कारण जो बदलाव हमारे कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में करने चाहिए, देश की एक नीति बननी चाहिए, इसकी जगह हर राज्य की कोऑपरेटिव पॉलिसियां बनने की शुरुआत हुई। वो राज्य की स्पर्धाएं होती हैं और वो राज्य की रिक्वायरमेंट होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमें जाना है तब, और देश में भी अनेक प्रकार के उद्योगों से स्पर्धा करनी है तब, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को नजर में रखकर राष्ट्रीय नीति सहकार के हरेक अंग उपांग में हो, ये बहुत जरूरी है। परंतु यहां मंत्रालय ही नहीं था, होता ही नहीं था। मैं तो एक सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ता के नाते मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाया। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि देश का पहला सहकार मंत्री बनने का भाग्य मुझे मिला है। उसके बाद में ढेर सारा काम हुआ है। आगे प्रस्तुतिकरण बताया है, इसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता। यहां पर एनएफसीएसएफ ने अनेक लोगों को अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया है। मैं वो सभी 8 कैटेगरी के अंदर जिन को पुरस्कार मिला है वो सभी गन्ना सहकारी मिलों को, शुगर सहकारी मिलों को बहुत बहुत मन से बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, आज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है और सौभाग्य से उसी दिन मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं। ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के हर क्षेत्र में प्रगति हुई है।
उद्योग जगत के हर अंग उपांग की प्रगति हुई है। हमारे शुगर इंडस्ट्री की भी बहुत प्रगति हुई। 2013-14 में शुगर केन का एरिया 5 मिलियन हेक्टेयर था और आज 10 ही साल में 6 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचाने में सफलता हमें मिली है। मतलब 18% की वृद्धि हुई। शुगर केन का प्रोडक्शन 352 मिलियन टन था, आज 491 मिलियन टन, मतलब 40% की वृद्धि दर्ज की गई। यील्ड में भी 19% की वृद्धि और ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन 58% की वृद्धि दर्ज की गई। इथेनॉल का उत्पादन और उसमें चीनी का डाइवर्जन 0 मिलियन टन था, आज 4.5 मिलियन टन चीनी इथेनॉल उत्पादन में डाइवर्ट कर पाते हैं पॉलिसी के कारण। और शुगर इंडस्ट्री से जो इथेनॉल की प्राप्ति थी वो पहले 38 करोड़ लीटर होती थी, सीमित उपयोग उसका होता था, और आज 38 लीटर करोड़ से बढ़कर 370 करोड़ लीटर इथेनॉल केवल हमारी शुगर फैक्ट्रियां बनी। आप कल्पना करिए, 38 करोड़ लीटर से 370 करोड़ लीटर, ये वृद्धि, इसका सीधा फायदा जहां तक कोऑपरेटिव मूवमेंट का सवाल है, किसान की जेब में गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। और ये पैसा पहले एक प्रकार से गल्फ कंट्रीज को हम दे देते थे, क्योंकि पेट्रोल आता था, डीजल आता था। आज इथेनॉल ने हमारा आयात का बिल कम किया है, पर्यावरण को सुधारा है, किसान को समृद्ध किया है और गन्ना मिलों को प्रॉफिटेबल करा है। एक ही इनिशिएटिव से 20% ब्लेंडिंग की एक महत्वपूर्ण निर्णय से 4 क्षेत्र में बहुआयामी फायदा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने करा है। और मैं जानता हूं मित्रों, इसका, क्योंकि मैं इसका एक हिस्सा हूं, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होता है। प्रधानमंत्री जी स्वयं करते हैं, हमारा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना है, हर 3 माह में इसकी बैठक होती है, प्लस माइनस देखकर, स्थिति देखकर, बाजारों के दाम देखकर हम फैसले करते हैं। और इसी के कारण आगे मैं बताऊंगा, परंतु समय के पहले हम इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्यांक को पूर्ण कर पाए हैं। बायोफ्यूल, मोदी जी अभी G20 की मीटिंग की है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया, और वो अलायंस का हेडक्वार्टर हम सबको मालूम है कि गुड़गांव में बनाकर बायोफ्यूल का कैपिटल भारत को बनाने का काम नरेंद्र मोदी। और ये हर्षवर्धन बेचारा जब भी मिलता है हमें, आपका अध्यक्ष है, आपका एडवोकेट है, मेरा गिरेबान पकड़ता है कि हमारा इथेनॉल ले लो, ये ले लो। मैं हर्षवर्धन जी को कहता हूं 2 साल धैर्य रखो, जितना इथेनॉल बनाओगे, जितना गन्ना पैदा करोगे, सबका सब दुनिया में एक्सपोर्ट करने का प्लेटफॉर्म मोदी जी ने G20 में डाल दिया। और वो हमारे किसानों के लिए सौभाग्य की बात है। जब बायोफ्यूल अलायंस और इसके द्वारा विश्व भर में जो जागरूकता पैदा होगी, और मुझे विश्वास है इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे गन्ना किसान उठाएंगे, हमारे कोऑपरेटिव और अन्य शुगर मिल उठाएंगे, क्योंकि हमने इस क्षेत्र में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कर चुका है। आज इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ रूरल एम्पावरमेंट को भी हमने बढ़ावा दिया है। एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ गन्ना मिलों का, ये तीनों को भी सिद्ध करने का काम किया है। और 2030 तक
20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है। मैं आप सबके बीच में मीडिया की उपस्थिति में कहकर जाता हूं कि वो लक्ष्य को हम 25-26 तक ही सिद्ध कर लेंगे। 20% इथेनॉल हमेशा ब्लेंड होगा। लगभग 5,000 करोड़ लीटर इथेनॉल पेट्रोल की बिक्री है और इसमें इथेनॉल की आवश्यकता 1,000 करोड़ लीटर हो जाएगी। 1,000 करोड़ लीटर इथेनॉल। अब आप कहोगे कि भाई शुगर से आप डायरेक्ट बनाने नहीं देते हो, ये नहीं करते हो। आपको एक्सपेंशन करना है भी, फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से देखना है, विकल्पों की तलाश करनी पड़ेगी। जब आप आपके इथेनॉल के प्लांट सिलेक्ट करते हो, उसको मल्टी डायमेंशनल लीजिए। मैंने चेयरमैन साहब को बुलाकर कहा था कि इसमें मक्के से भी होने वाला इथेनॉल प्लांट चाहिए, चावल से भी होने चाहिए, एपीएमसी के कचरे से भी होने वाला चाहिए, गेहूं की पराली से भी होने वाला चाहिए और बांस से होने वाला। ये पासा पटेल यहां बैठा है, ये बांस को ले लेकर घूमते, चश्मा भी बांस का पहनते हैं। बांस से भी इथेनॉल उत्पन्न हो सकता है और ये सारे इथेनॉल को क्रॉस सब्सिडाइज करने के लिए भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई है। आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी तो वो इथेनॉल ज्यादा कॉस्ट से परचेज किया जाएगा, मगर हम ऑर्थोडॉक्स तरीके से अगर चलाएंगे तो हमेशा मांगते रहेंगे। मैं चाहता हूं शुगर मिल फेडरेशन ऐसा हो जो कभी सहकारिता मंत्री के पास न जाए, सहकारिता मंत्री आपके ऑफिस में जाए, ऐसा शुगर फेडरेशन। जब आप बायोफ्यूल बनाने का प्लांट लगाते हो, इथेनॉल बनाने का प्लांट लगाते हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, और ज्यादा खर्चा नहीं। ये अटैचमेंट के लिए आपको बहुत कभी शुगर बढ़ गई तो शुगर डाल देना, गन्ना डाल देना, नहीं मिली तो मक्का डालोगे, पराली डालोगे, एपीएमसी से मंडी से कचरा होता है वो डालोगे, सब में इथेनॉल है। भी हमने हमारी शुगर फैक्ट्री को वायबल बनाना है। गन्ने से शादी नहीं की है, मुनाफे से शादी की है। मेरी बात समझ में आती है? अरे जोर से बोलो, आती है भाई? हमारा शादी किसान से हुआ है, खेत से हुआ है। और गन्ना अगर कम है तो गन्ना तो बिकेगा ही बिकेगा, साथ में बाकी का कचरा भी उपयोग कर डालो भाई। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और ये आए तो मैंने सुझाव दिया तो उन्होंने सामने एक और डिमांड कर दी। महाराष्ट्र वालों का डिमांड का बड़ा स्वभाव होता है, तो एक और डिमांड कर दी कि भाई हमें पैसा कहां से मिलेगा। अब हमने व्यवस्था कर दी एनसीडीसी में, आपको जितना चाहिए इतना पैसा हम देंगे, मगर आप मल्टी डायमेंशनल बायोफ्यूल प्रोडक्शन का प्लांट डालिए। और आसपास में इससे सारे मंडी आपसे जुड़ जाएगी, सारे गेहूं के किसान जुड़ जाएंगे, सारे किसान जो और कोई महंगा क्रॉप नहीं करना चाहते हैं, पानी कम चाहिए, मजदूरी कम चाहिए, वो मक्का करेंगे। और ये सारी चीजों से इथेनॉल बनता है। तो 1,000 करोड़ लीटर इथेनॉल हर साल सिर्फ भारत में चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है बायोफ्यूल अलायंस शुरू होने के बाद और 1,000 करोड़ लीटर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मगर वो तब कर सकते हैं कि आपका विजन आप ब्रॉड बनाइए, आपकी फैक्ट्री को मॉडर्नाइज करिए और आधुनिक से आधुनिक तकनीक से लैस करिए। मेरा आप सबसे आग्रह, हम कोऑपरेटिव क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं मगर हम व्यापार कर रहे हैं। हमने हमारी जरूरियातों को समझना पड़ेगा। क्षतिग्रस्त अनाज भी एफसीआई बिक्री करती है, उसका भी आपको फायदा मिल सकता है। मक्के को फीड स्टॉक के रूप में बढ़ावा देने का, मक्का का पहले उत्पादन कम था, हमने मक्के से इथेनॉल बनाना चालू किया। इस बार बुआई 1.5 गुना, 1.25 गुना हो गई है और एमएसपी भी लुक्रेटिव दी है। और जो मक्का के किसान है उसको डर लगता है मेरा मक्का एमएसपी के भाव से नहीं जाएगा। आप नाफेड और हमारे कंज्यूमर फेडरेशन जो कोऑपरेटिव है इसके साथ अनुबंध कर लीजिए।
भारत सरकार जो अनुबंध करेंगे वो सभी किसानों का मक्का और दलहन 100% एमएसपी से खरीद देंगे। इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है भाई। सिर्फ एक ऐप खोलकर आपको मेरे पास 3 हेक्टेयर मक्का है, मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूं, मेरा मक्का नोट लीजिए, वो कंफर्मेशन, और बाद में बाजार में ज्यादा भाव है तो आप खुले हैं बाजार में ज्यादा भाव से बेचने के लिए, जरूरत नहीं है उनको देने की। कम है तो वहां जाना, इससे ज्यादा अच्छा सौदा किसान के लिए हो ही नहीं सकता। वो मुनाफा तेरा, नुकसान सरकार का। फिर भी हम चाहते हैं कि ये हो, क्योंकि किसान की समृद्धि ही हमारी लक्ष्य है। और मक्के से जो इथेनॉल उत्पादित करते हैं, बांस से जो इथेनॉल उत्पादित करते हैं, इसकी लागत बढ़ती है। तो मक्के से उत्पादित इथेनॉल के लिए उच्चतम दर हमने बांस और मक्के से 71.86 रुपया लीटर रखा है। तो कोई ऐसा भी नहीं कह सकता कि मक्के से बनता है वो महंगा पड़ता है। ये सब हमने कर लिया है। और मुझे आप सबको एक अभिनंदन भी देना है कि कोऑपरेटिव शुगर मिलों के माध्यम से 22-23 में इथेनॉल की आपूर्ति में लगभग 8% योगदान दिया है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मगर लक्ष्य इतना छोटा मत रखिए, इसको 25% करना पड़ेगा। 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल चाहिए, इसका 25% मतलब आप हिसाब कर लीजिए, आपकी बैलेंस शीट का कलर सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल बना सकता है। और शायद आपको बैलेंस शीट पर लिखना पड़ जाए सहकारी शुगर कारखाना की जगह सहकारी इथेनॉल उत्पादक संघ लिखना पड़े, ऐसी स्थिति आ जाएगी। मगर वो भी किसान की सेवा करता है, वो भी देश की सेवा करता है, हमें इससे परहेज नहीं रखना चाहिए। एनएफसीएसएफ नेशनल फेडरेशन जो है, उसने आज तक बहुत अच्छा काम किया है। 2002 तक का पूरा ब्यौरा मैं आज पढ़कर आया हूं। एनएफसीएसएफ ने सरकार और शुगर मिलों के बीच में ब्रिज बनने का काम किया है। टेक्नोलॉजी के इनोवेशन और शुगर मिल के बीच में ब्रिज बनने का काम किया है। और मार्केट की परिस्थिति और शुगर मिल के बीच में भी ब्रिज बनने का काम किया है। मगर 259 चीनी मिलों का ये संघ है, लगभग 9 राज्य संघ इसके साथ जुड़े हैं। आपसे मेरी सहकारिता मंत्री नाते और अपेक्षा है, इसका एक्सपांशन होना चाहिए। मैं हर्षवर्धन जी को पूछ सकता हूं, मगर पूछना नहीं चाहता क्योंकि जवाब मुझे मालूम है। कितने कोऑपरेटिव शुगर मिल नए बने भाई? चलो, क्या आपका संघ लक्ष्य तय करता है कि देश में गन्ना उत्पादन करने वाले क्षेत्र जहां ड्राई एरिया है, वैक्यूम है, वहां जाकर हम एक सहकारी साकर कारखाना लगाएंगे? शुरुआत करिए। 4 अच्छे जिनके पास पैसा ठीक है वो सहकारी संघ मिलकर एक सहकारी संघ वहां बनाए, फिर किसानों को जोड़िए और निकल जाइए। क्या एनएफसीएसएफ मदर डेयरी का स्थान ले सकता है क्या? जिस राज्य में अच्छे दूध संघ है वहां मदर डेयरी एंटर नहीं करती है। अभी मदर डेयरी मानो आसाम में काम कर रही है, यूपी में काम कर रही है, क्योंकि वहां अच्छे राज्य के सहकारी संघ नहीं है। मगर जैसे ही वो बन जाएंगे वो वहां से निकलकर दूसरा राज्य पकड़ती हैं। आप देश भर में गन्ना बुआई के क्षेत्र को मैप कर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज बढ़ाने का काम कर सकते हैं क्या? इसका 10 साल का रोड मैप बनाना चाहिए। साकर का उत्पादन का एक एक पैसा मुनाफे का किसान के बैंक अकाउंट में जमा होना चाहिए, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। फेडरेशन में स्थगितता जो है उसको मेंटेन करना, तो हम विश्व का नेतृत्व नहीं कर सकते। अगर चीनी इंडस्ट्री ने भारत को विश्व में नेतृत्व प्रदान देना है तो हमें डेवलपमेंट का लक्ष्य रखना पड़ेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, और इसमें सहकारिता मंत्रालय आपका पूरा मदद करेगा।
कम से कम एक वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में आप 2 या 3 स्टेट तय कर 3 जिलों की एक शुगर फैक्ट्री, जो अभी तो आपके अच्छी शुगर फैक्ट्री मिलकर चलाएगी, बनाकर किसानों को जोड़ने का काम कर सकते हैं क्या? मैं मानता हूं करना चाहिए। और अच्छे जो शुगर कारखाने हैं, इन्होंने इनिशिएटिव भी लेना चाहिए और देश भर के किसान तक एक कोऑपरेटिव कंसेप्ट पहुंचना चाहिए। 5 करोड़ किसान हैं, आप ये समझिए, 5 करोड़ किसानों को ये 280 मिलों से कैसे आप कंट्रोल करोगे? उनको फायदा कैसे पहुंचाओगे? ये संभव ही नहीं। सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद हमने चीनी मिलों के लिए भी बहुत कुछ किया है। लगभग 20 साल से एक प्रश्न था, 15,000 करोड़ रुपया कुल मिलाकर तय की हुई लायबिलिटी और आगे लायबिलिटी तय हर साल होती जाती थी, क्योंकि आप जो पैसा किसान को देते हो उस पर इनकम टैक्स लगाने का जो फैसला था, एक ही लेजिस्लेशन से नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको निरस्त कर 15,000 करोड़ का फायदा दिया। हमारी शुगर मिलों को इंडस्ट्री के एक्ट पर ला दिया और लगभग एनसीडीसी की ऋण योजना में 1,000 करोड़ रुपया का अनुदान हमने दिया है, जिसे 10,000 करोड़ तक का ऋण आने वाले 3 साल में हम दे पाएंगे। कितना विपुल मात्रा में एक्सपेंशन की पोटेंशियल कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने करी। मेरा आप सबसे आग्रह है, फेडरेशन से आग्रह है कि कुछ प्रोफेशनल हायर कर जिनका बैलेंस शीट अच्छा नहीं है, वो शुगर मिलों को गाइड कर कैसे अच्छी शुगर मिल बन पाए, जो अच्छी है वो कैसे एक्सपांड कर पाए, और जहां कुछ नहीं है वहां नया कैसे शुरू हो, इथेनॉल का उत्पादन मल्टी डायमेंशनल कैसे हो, शुगर मिल की मशीनरी में दुनिया भर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली शुगर मिल कैसे बने, जो बन गई है इसको अटैचमेंट दिया जाए, जो नई बन रही है वो लेटेस्ट बने। उस दिशा में हमने काम करना ही पड़ेगा, तभी हम स्पर्धा में टिके रहेंगे। मैं सहकारिता मंत्री हूं, सहकारिता का कार्यकर्ता हूं। मैं आप सबको विनंती करने आया हूं कि हम सबको आदत पड़ गई है कि नॉन एफिशिएंटली चलाना और फिर सरकार के पास मदद मांगना। सरकार के पास मदद जरूर मांगे, 100 रुपये की मांगते हैं, 200 की मांगे, मगर एफिशिएंट चलाकर 300 रुपया कमाने का लक्ष्य रखिए। हमने एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, वरना हम कालबाह्य हो जाएंगे। सीरा पर जीएसटी भी पहले 28% था, अब घटाकर 5% करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, इसके तहत नाफेड, क्रुपको, इफको, कंज्यूमर फेडरेशन सबने लक्ष्य तय किए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी 25% टर्नओवर बढ़ाने का 2 साल में लक्ष्य तय कर इसकी डिजाइन बनाइए। हम जहां पर भी बैठे हैं भाई, कोऑपरेटिव में स्थगितता न लाए, स्थान को एंजॉय करने के मूड से न बैठे। जहां बैठे हैं वहां विकास की सोचे, आगे बढ़ने की सोचे, तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हर एक शुगर फैक्ट्री के चेयरमैन को कम से कम 12-15 हजार किसानों ने भरोसा कर आपको इसका नेता चुना है, करोड़ों रुपयों का कारोबार दिया है। आपका लक्ष्य इतना तो होना ही चाहिए कि मैं आया तब ए पर था, जा रहा हूं तब A+50 कर जा रहा हूं। ये लक्ष्य नहीं रखेंगे तो विकास नहीं होगा। तो 25% टर्नओवर बंद कराना, 6 माह जो क्रशिंग बंद रहता है, उस वक्त वैकल्पिक बिजनेस क्या हो सकता है? आपके पास जमीन पड़ी है, बिजली का कनेक्शन है, इथेनॉल का प्लांट पड़ा है, अनेक प्रकार के वैकल्पिक बिजनेस क्या हो सकते हैं, इस पर हमने विचार करना चाहिए।
जिन जिन शुगर मिलों को मक्का चाहिए, नाफेड और एनसीसीएफ से आप अनुबंध करिए, आपको विपुल मात्रा में मक्का मिलेगा, आपके नजदीक से मिलेगा। और जहां जहां जिस जिस सहकारी साकर कारखाना में इथेनॉल नहीं बन रहा है, एनसीसीएफ ने एक एनएफसीएफ ऐसे अपने एक लक्ष्य रखना चाहिए कि 2 साल में सभी सहकारी साकर कारखाना इथेनॉल बनाने वाले बन जाएंगे। एक भी साकर कारखाना ऐसा नहीं हो जहां इथेनॉल न बनता हो, बिजली न बनती हो। कई सारी चीजें ऐसे हैं, फ्रोजन सब्जियों से लेकर मधुमक्खी पालन से लेकर, जो हमारे किसानों को जोड़ती है। भाई ये हमारा दायित्व है, इससे आपको बहुत फायदा नहीं होगा मगर किसान को बहुत फायदा होगा। और आप जितना हनी बनाओगे, खादी वाले और कई कंपनियां डाबर वाला है, वो सीधा ले लेने के लिए तैयार है। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा ट्रेनिंग करना है। कई प्रकार के अन्य बिजनेस जो किसानों को भी मजबूत करे, आपके साकर कारखानों को भी मजबूत करे, इसके लिए जाना चाहिए। और R&D का काम भी एक छोटा सा यूनिट कम से कम फेडरेशन चालू करे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि विश्व भर में सबसे अच्छा इथेनॉल प्लांट कहां है, विश्व भर में सबसे आधुनिक शुगर मिल कहां पर है, विश्व भर में गन्ने में शुगर का कंटेंट सबसे ज्यादा कहां है, वो ब्रीड कैसी है, क्यों है, ये सारी चीजों पर हमने काम, महाराष्ट्र में कई इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, मगर फेडरेशन का भी काम है और देश भर को इसका फायदा होना चाहिए। गुजरात में भी एक प्राइवेट कंपनी ने ढेर सारे प्रयोग किए हैं इसके बारे में। पर मेरा आग्रह है कि हम फेडरेशन को डायनेमिक बनाएं, डिमांड तक सीमित न रखें। डिमांड से कोई डर नहीं है, आपका जो डिमांड है लेकर आइए, सरकार उस पर उचित निर्णय करेगी, बोल्ड फैसला करेगी। परंतु डिमांड ड्रिवन फेडरेशन बनाने की जगह डायनेमिक फेडरेशन बनाएं और हम गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों की समृद्धि का लक्ष्य रखें। यही आप सबसे मेरा प्रार्थना है। और आप सबने आज मुझे यहां बुलाया, मेरे साथियों का मेरा सम्मान किया, इसलिए हृदयपूर्वक आप सभी का आभार मानता हूं। और पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में आया हूं, हर्षवर्धन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चेयरमैन बने हो और ये फेडरेशन को आप आगे बढ़ाएं, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके संदेश के लिए, आपके मार्गदर्शन